जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि कल हम देखे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, आज हम देखेंगे लेफर वक्र, लेफर कर्व क्या होता है। तो इसमें इसका संबंध कैसे है, क्योंकि देखिए जो पहले इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स देखा, ये क्या है, सरकार की जो प्राप्तियां थी, जो पब्लिक इनकम थी, जो लोक वित्त था उसको, जो पब्लिक फाइनेंस था, लोक वित्त था, उसको देखा। उसके अंदर जो सरकारी प्राप्तियां थी, सरकार की राजस्व प्राप्तियां चल रहा है। राजस्व प्राप्तियां के अंतर्गत ये लास्ट टॉपिक है, क्योंकि ये इससे ही रिलेटेड है ये, क्योंकि बहुत जगह आप देखेंगे ये सब नहीं बताते हैं, क्योंकि ये सब इससे रिलेटेड इसलिए है क्योंकि ये राजस्व मतलब कर की दर और आय पर जो आय का संबंध है वो दिखाता है लेफर वक्र। इसको देखें हम, क्या होता है, कर की दरों और कर राजस्व के मध्य कर की दरों और कर राजस्व के मध्य संबंध को दिखाता है। shows relationship between the tax rate and tax revenue. shows relationship between the tax rate and tax revenue. अब इसको एक डायग्राम से समझें हम। ये है टैक्स रेट, ये है इनकम, ये है लेफर वक्र। लेफर कर्व है ये। सॉरी, ये टैक्स रेवेन्यू रहेगा इसमें। टैक्स रेवेन्यू मतलब कर राजस्व, कर राजस्व। जैसे यहाँ मान लीजिए टाइम 1 है, टाइम 1 ये मान लीजिए, टाइम 2 ये मान लीजिए, टाइम 3, और इसको R1 मान लीजिए, R1, R2 एंड R3। अब जो है इसको जैसे देखिए, टैक्स रेट इतना है, देखिए टैक्स रेट इतना है तो कर रेवेन्यू बढ़ गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से भी कर रेवेन्यू बढ़ गया, यहाँ से भी देखिए कर रेवेन्यू बढ़ा कि नहीं। देखिए जैसे टैक्स रेट बढ़ा, जो रेवेन्यू कर राजस्व जो है, जो मिला है वो डायरेक्ट बढ़ गया। लेकिन अब यहाँ देखिए टाइम 4 ले लीजिए, अब यहाँ देखिए जो टैक्स रेट है, टैक्स रेट ये घट गया कि नहीं। पहले तो एक सीमा तक बढ़ा टैक्स रेट, एक सीमा तक एकदम हाई लेवल पे पहुंच गया, लेकिन एक समय के बाद टैक्स रेट बढ़ते बढ़ते टैक्स रेवेन्यू नेगेटिव हो गया। इसीलिए इसको कहते हैं कर की दरों और राजस्व के मध्य संबंध को दिखाता है। कर की दर अगर ज़्यादा रहेगी, अगर कर की दर ज़्यादा रहेगी, जैसे कर की दर अगर हाई रहेगी तो राजस्व एक समय के बाद
एक समय के बाद जो है कर राजस्व कम हो जाएगा। क्योंकि क्या है, कर की दर लगातार अगर बढ़ेगी, जैसे कर की दर अगर लगातार बढ़ेगी, अगर आप कोई सामान, आप कहीं काम कर रहे हैं, आपको दिन का 200 रुपये मिल रहा है, अगर उसी पर टैक्स लगा दिया सरकार ने, तो आप क्या करेंगे? पहले आप 10% टैक्स देते थे, 20% कर दिया, तो आपको उसमें से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तब आप आराम करना ज़्यादा पसंद करेंगे काम करने के बजाय। जब आप आराम करना ज़्यादा पसंद करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो क्या है, देश की अर्थव्यवस्था पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आराम ज़्यादा करेंगे लोग अगर टैक्स रेट हाई रहता है, आराम ज़्यादा करेंगे और काम क्या है, कम हो जाएगा, काम कम हो जाएगा। जब इससे काम कम होगा तो इससे क्या परिणाम क्या होगा? परिणाम क्या होगा? जीडीपी गिर जाएगी। वो तो ऑब्वियसली जीडीपी गिर जाएगी। जब काम ही नहीं करेंगे देश के लोग, जब काम नहीं करेंगे, इनकम नहीं आएगी, तो राजस्व कहाँ से मिलेगा गवर्नमेंट को? जब राजस्व नहीं मिलेगा तो विकास कैसे होगा? जो आर्थिक क्रियाएं हैं कैसे होंगी? जीडीपी ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी। अब देखिए, कर की दरों में लगातार बढ़ोतरी राजस्व को लगातार नहीं बढ़ाती है। लिख ले, कर की दरों में लगातार बढ़ोतरी कर राजस्व को लगातार नहीं बढ़ाती है। क्योंकि आप यहीं देख लीजिए, डायग्राम से आपको ये जितना पूरा लिखा रहे हैं, डायग्राम से आपको सब समझ में आ जाएगा। अब एक सीमा के बाद बढ़ा, यहाँ तक तो बढ़ा, अब फिर टैक्स रेट बढ़ा, लेकिन क्या है, जो राजस्व प्राप्तियां हैं ऑटोमेटिक कम हो गई। ऐसा क्यों होता है? कारण, इसका कारण अगर देखें तो ऐसा क्यों होता है? कर की अधिक ऊंची दरों पर लोग काम को बंद कर देते हैं। जो अभी बताया ना, लोग काम को बंद कर देते हैं। अगर कर की जो दर है अगर ऊंची रहेगी तो क्या लोग काम करना बंद कर देंगे। लोग क्या है, काम करना बंद कर देंगे। आराम करना अधिक पसंद करेंगे या आराम को अधिक वरीयता देंगे। आराम को अधिक वरीयता देंगे। ये हमने देखा लेफर वक्र का संबंध क्या है एग्जाम में। ये डायरेक्ट, क्योंकि वनडे एग्जाम में तो बहुत कम ही देखने को मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा इसका जो डीपली है और थोड़ा इसका लेवल ऊंचा है। क्योंकि आप वनडे एग्जाम में ये सब नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि पीवाईक्यू हम भी देखते हैं कि ये सब नहीं आता है। लेकिन जो राजस्व प्राप्तियां हैं सरकार की, उससे ये रिलेट करता है। अगर उससे आप ये पढ़ेंगे, क्योंकि पूछ सकता है डायरेक्ट, या डायग्राम ही दे सकता है कि ये डायग्राम किसको प्रतिबिंबित करता है, किसको दर्शाता है, ये डायग्राम का नाम क्या है। या पूछ सकता है अगर कर राजस्व बढ़ता है, कर का जो स्तर है अगर बढ़ता है तो टैक्स रेट अगर बढ़ता है तो कर राजस्व पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। अगर ये सब नहीं देना रहेगा, इसे ये पूछ सकता है। अगर टैक्स रेट बढ़ेगा तो कर राजस्व पर, अब लोग क्या है डायरेक्टली लगा देंगे कि मतलब बढ़ेगा, लेकिन एक बिंदु तक बढ़ेगा, एक बिंदु तक, यहाँ तक जैसे देखें आप, एक बिंदु तक ही बढ़ेगा।
एक बिंदु के बाद कर रेवेन्यू जो है, टैक्स रेवेन्यू जो है घट जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ से देखिए 50% घट गया सीधा। तो हमने देखा राजस्व प्राप्तियां, अब देखेंगे पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं। पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स क्या होती है? सरकार को मिलने वाला आय जिसकी प्राप्ति के लिए या तो सार्वजनिक संपत्तियों का विक्रय करना पड़ता है या सार्वजनिक देयताओं को बढ़ाना पड़ता है। सरकार को मिलने वाली सरकार को मिलने वाली वह आय जिसके लिए सरकार को सार्वजनिक संपत्तियों को कम करना पड़ता है, कम करना या विक्रय करना पड़ता है, विक्रय करना पड़ता है। अब इसे उदाहरण देखें, उसके उदाहरण क्या है, क्योंकि एग्जाम में डिफिनेशन नहीं पूछेगा, डिफिनेशन सिर्फ आपको समझने के लिए है। अब इसके उदाहरण क्या हैं, उदाहरण को देखते हैं। पहला इसमें लिख लीजिए निवेश, डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। इसके उदाहरण पहला है विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। जैसे क्या है, इक्विटी को बेचना, सरकार क्या इसे विनिवेश क्या कहाँ करेगी? सरकारी उपक्रम जैसे इक्विटी, इसमें आ जाएगा इक्विटी को बेचना। इक्विटी को बेचना। इक्विटी को बेचना। दूसरा आएगा रिकवरी ऑफ लोन, दूसरा आ जाएगा रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन मतलब ऋणों की वसूली, ऋणों की
वसूली। सरकार जब अपनी इक्विटी को बेचेगी उससे मिलेगा। अगर सरकार ऋणों की वसूली, उधार दिया है किसी को, उसको वसूलेगी तो वहाँ से मिलेगा। क्योंकि अब सरकार को कोई संपत्ति कम करना या विक्रय करना पड़ा, क्योंकि सरकार लोन देगी ना, सरकार अपने फंड से लोन देगी, इक्विटी रखी है तो उसको बेचेगी, कुछ ना कुछ कम या ज़्यादा, मतलब कुछ ना कुछ कम ही करके सरकार ये दी है, उसके बाद इसकी रिकवरी कर रही है। इसलिए यहाँ डेफिनेशन में है ना कि मतलब सरकार को इस प्राप्त करने के लिए अपनी सार्वजनिक संपत्तियों को कम करना या बेचना पड़ता है। अब उसके बाद जैसे क्या है ऋणों की वसूली अगर हम समझे क्या होती है, जैसे देखें इसमें मान लीजिए ए, कोई व्यक्ति है ए, कोई व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति बी है। इसने जो है, ये एरो का निशान मतलब इसने जो है 100 रुपये का लोन दिया बी को। ए ने 100 रुपये लोन दिया बी को। ए के लिए क्या है ये? ए के लिए ये जो है संपत्ति है। ए के लिए संपत्ति है, बी के लिए क्या है? बी के लिए क्या है? ये देयता है, देयता है। बी के लिए देयता है, ए के लिए संपत्ति है। आप किसी को लोन दे रहे हो, जैसे हमने मंगेश सर को 1000 रुपये का लोन दिया, हमारे लिए क्या है? वो संपत्ति है हमारी। उनके लिए क्या है? देयता है, उनको हमको देना पड़ेगा चाहे जब, क्योंकि ब्याज जो है 100% है, इसलिए उनको जल्दी देना पड़ेगा। तो हमारे लिए संपत्ति है, इनके लिए देयता है। ये समझ लीजिए मंगेश सर है, ये मंगेश सर है, इसलिए उनको देना पड़ेगा, इसलिए वो देयता है। क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है कि संपत्ति किसके लिए है और देयता किसके लिए है। एग्जाम में ये पूछा भी है, इसके लिए इसको बता दिया। अब आगे देखें, लाइबिलिटीज और एसेट्स क्या होता है, इसको देख लें, क्योंकि एग्जाम में ये भी आता है। क्यों जो शब्द है ना लाइबिलिटीज और एसेट्स, इससे लोग क्या है भागते इसलिए क्योंकि शब्द क्या है, हिंदी में बहुत सारे शब्द देखने को मिलेंगे इससे। इंग्लिश में आप एक बार समझ लेंगे, क्योंकि पेपर क्या है बाईलैंग्वेज ही बनता है। आप इंग्लिश और हिंदी करके अगर पेपर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट ही होगा। जैसे कोई बैलेंस शीट ले लीजिए, ये है, ये बैलेंस शीट, ये हो गया लाइबिलिटीज। ये हो गया लाइबिलिटीज और ये हो गया एसेट्स। ये हो गया लाइबिलिटीज, ये हो गया एसेट्स। ठीक, अब इसमें क्या देखें, लोन ले रखा है, लाइबिलिटीज मतलब इसमें आ जाएगा लोन, लोन ले रखा है, लोन ले रखा है। एसेट्स मतलब इसको देना है, देना है, लोन देना है, इसको मतलब लोन देना, मतलब इसमें देखें लोन दे रखा है। ये लोन ले रखा है, ये लोन दे रखा, मतलब इसने दिया है इसको। एसेट्स मतलब क्या है? लोन देने वाला, लोन दिया है, एसेट जिसके पास है वही देगा। किसको देगा? ये देगा। ये इसको लाइबिलिटीज मतलब लोन ले रखा है, लोन जिसने दिया है मतलब लिया है, वो आ जाएगा लाइबिलिटीज। एसेट्स मतलब लोन दे रखा है, लोन जो दिया है उसको क्या कहेंगे? एसेट्स कहेंगे। जैसे डिपॉजिट दूसरों का आपके पास, जैसे डिपॉजिट कोई हो आपके पास दूसरों का, डिपॉजिट दूसरों का किसी का आपके पास हो,
डिपॉजिट आपके पास किसी का हो, इसके बाद बैंकों के डिपॉजिट, जैसे इसमें देख सकते हैं हम बैंकों के डिपॉजिट। बैंकों के डिपॉजिट ये है किसी व्यक्ति का डिपॉजिट आपके पास रखा हो। अब उसके बाद देखेंगे मार्केट बोरोइंग, बाजार से उधार। पहला देखिए विनिवेश, दूसरा देखिए रिकवरी ऑफ लोन, तीसरा देखेंगे मार्केट बोरोइंग। मार्केट बोरोइंग, मार्केट बोरोइंग मतलब बाजार से उधार, बाजार से उधार, बाजार से उधार कितने तरीके से? पहला हो जाएगा आंतरिक, आंतरिक, दूसरा हो जाएगा बाह्य, बाह्य मतलब इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल। अब इसमें जैसे बाह्य में क्या है, गवर्नमेंट आ जाएगा, किसी बाहरी किसी अन्य देश से अगर सरकार उधार लेती है तो क्या होगा, बाह्य के अंदर आएगा, एक्सटर्नल के अंदर आएगा, बाह्य इससे गवर्नमेंट आ जाएगा, इसमें दो आ जाएगा, एक आ जाए अदर मतलब अन्य कंट्री, अन्य देश, और अपना देश, जैसे भारत ले लीजिए, भारत भी इसी में आएगा। अब एक्सटर्नल में क्या, इंटरनल में क्या आ जाएगा, इसमें सिर्फ आ जाएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई केंद्रीय बैंक जो है इसमें आएगा। और इसी को कहते हैं सिंचित निधि, इसी को क्या है कहते हैं, सिंचित निधि, इसी को कहते हैं सिंचित निधि। अब उसके बाद एक देखेंगे, एक इसमें चौथा नंबर देखेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा, उसको कल देखेंगे, आज ही लास्ट है। इसमें देखें अदर लाइबिलिटीज, अन्य देयता, देयता, अदर लाइबिलिटीज, इसमें क्या क्या आता है, इसमें भविष्य निधि पहला इसमें आ जाएगा, भविष्य निधि, उसके बाद आ जाएगा राष्ट्रीय बचत पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र, उसके बाद इसमें आ जाएगा डाकघर जमा, डाकघर जमाएं लिख लीजिए। उसके बाद आ जाएगा जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, इसी में आ जाएगा किसान विकास, किसान किसान विकास से संबंधित जितने ये मतलब जो योजनाएं हैं सरकार को ही देना पड़ता है ना, अन्य देयता जैसे आएगा सरकार को ही देना पड़ता है। इसमें भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत पत्र, डाक घर जमाए, सुकन्या समृद्धि योजना,
उसके बाद किसान से संबंधित जो योजना है, इसमें या लिख सकते हैं किसान विकास पत्र, किसान विकास पत्र, किसान विकास पत्र। देखिए जो भविष्य निधि है, राष्ट्रीय बचत पत्र है, डाकघर जमाए है, क्या है इसमें क्या करते हैं लोग, क्या है पैसा जमा ही तो करते हैं लोग, पैसा जमा करते हैं सरकार के पास, सरकार के पास लोग क्या है पैसा जमा करते हैं। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इससे जो रिलेटेड है, जो पूंजीगत प्राप्तियां और इससे रिलेटेड है, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग है, उसको कल देखेंगे। आज के लिए इतना है, क्योंकि आज जो मैंने बताया पूंजीगत प्राप्तियां खत्म हो गई, कैपिटल जो पूंजीगत प्राप्तियां चल रही हैं, जिसमें 5 टॉपिक बताया। 5 टॉपिक जो एग्जाम्पल ही पूछेगा, डिफिनेशन नहीं पूछेगा। एग्जाम्पल से क्वेश्चन जरूर बनता है, क्योंकि जो पब्लिक फाइनेंस है और राष्ट्रीय आय से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, पब्लिक फाइनेंस से भी क्वेश्चन पूछता है। इसमें एग्जाम्पल जो मैंने बताया, आप लोगों ने सुना, नोट किया, क्योंकि नोट अगर नहीं करेंगे तो दिमाग में थोड़ी देर तक रहेगा, उसके बाद उड़ जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।